जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं भाई आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो भाई हाजिर हैं फिर एक नए लेक्चर के साथ। तुगलक डायनेस्टी के फिरोज शाह तुगलक के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। अगर हम बात करें फिरोज शाह तुगलक के टाइम पीरियड की बच्चों, तो वो रहता है 1351 से लेके 58 तक का। और हमने इससे पहले जो पढ़ा था वो पढ़ा था भाई मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। बिन तुगलक के बारे में हमने पढ़ा कि उसको वाइज फुल किंग कहा जाता है। और वो क्यों कहा जाता है वाइज फुल किंग उसको? क्योंकि उसकी जो टाइमिंग्स रहती थी फैसले लेने की वो बहुत ही गलत रहती थी, खराब रहती थी। तो हमने उसके कराचील के या फिर खुरासान के एक्सपीडिशंस पढ़े। उसने भाई कैसे रिवेन्यू पॉलिसीज बनाई, कैसे उसने जो मार्केट पॉलिसीज बनाई वो उसके फेवर में नहीं रहती हैं। तो भाई उसकी डेथ के बाद तुगलक डायनेस्टी में एक नया शासक आता है और उसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। ऐसा कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक जो था भाई वो मोहम्मद बिन तुगलक का कजन ब्रदर था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने ही उसको अपना सक्सेसर क्या किया था भाई, डिक्लेयर कर दिया था। तो आज हम इस टॉपिक में बच्चों फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। और फिरोज शाह तुगलक के बारे में भी हमें कवर क्या क्या करना है, जो मेन उसके पॉइंट्स हैं वो क्या क्या कवर करेंगे भाई। एक तो हम इसकी रिवेन्यू पॉलिसी के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे भाई? रिवेन्यू एंड एग्रीकल्चरल पॉलिसी जो उसकी थी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भाई इसकी जो टैक्स सिस्टम था इसका, किसका? फिरोज शाह तुगलक का जो टैक्स सिस्टम था उसको डिस्कस करेंगे। टैक्स सिस्टम के अलावा भाई इंडस्ट्रीज जो थी, इंडस्ट्रीज के अलावा फिर भाई इसके जो मिलिट्री कैंपेन्स थे उनको भी हम कवर करेंगे। और जब इसके मिलिट्री कैंपेन्स को हम कवर कर लेंगे तो उसके बाद भी इसके कुछ मिसलेनियस जो काम थे भाई, जो विविध प्रकार के इसके काम थे उनको हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा फिर हम इसके सक्सेसर्स को भी देखेंगे कि भाई, क्योंकि आपको पता है बच्चों कि भाई फिरोज शाह तुगलक के बाद जो सक्सेसर्स आते हैं वो कैपेबल नहीं थे, इनकैपेबल थे, वीक थे। और उसके बाद क्या हो जाता है, अचानक से तुगलक डायनेस्टी का डिक्लाइन हो जाता है। और तुगलक डायनेस्टी पूरे दिल्ली सल्तनत में जो भी पांच डायनेस्टीज थी, चाहे हम बात करें स्लेव डायनेस्टी की, फिर वही खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी, इन सब में जो सबसे ज्यादा टाइम तक रूल करने वाली डायनेस्टी थी वो तुगलक डायनेस्टी थी। और इसके वीक सक्सेसर्स आने के बाद, फिरोज शाह तुगलक के वीक सक्सेसर्स के कारण क्या होता है कि भाई ये डायनेस्टी जो है इसका डिक्लाइन हो जाता है। थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे भाई, एवोल्यूशन करेंगे किसका? फिरोज शाह तुगलक का। और फिर तुगलक डायनेस्टी के डिक्लाइन के जो रीजन्स हैं उनके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तुगलक डायनेस्टी के डिक्लाइन के जो रीजन्स हैं उसके बारे में भी हमें क्या करना है भाई, वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले भाई हम देखेंगे फिरोज शाह तुगलक का टाइम पीरियड कब से कब तक था। तो इसका जो टाइम पीरियड था बच्चों, इसका जो टेन्योर था वो था 1351 से लेके दोस्तों 1388 तक। मैं आपको बता चुका हूं कि ये भाई कजन ब्रदर था। किसका कजन था? मोहम्मद बिन तुगलक का। मोहम्मद बिन तुगलक का क्या था? ये कजन ब्रदर था। इसको कहा जाता है कि भाई सक्सेसर डिक्लेयर कर दिया था अपना। सक्सेसर क्या कर दिया था भाई? डिक्लेयर कर दिया था। डिक्लेयर्ड बाय, इस मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको क्या कर दिया था भाई? इसको अपना सक्सेसर, अपना उत्तराधिकारी इसको डिक्लेयर कर दिया था। और देख लेते हैं भाई, मोहम्मद बिन तुगलक की मौत कहां पे हुई थी? आप सबको पता है भाई, थेट्टा करके एक जगह है वहां पे हुई थी। अब हुआ क्या, इसका जो कोरोनेशन था, फिरोज शाह तुगलक का कोरोनेशन था वो 2 टाइम्स हुआ। एक बार तो हुआ भाई कहां पे? एक बार तो हुआ थेट्टा में, ठीक है। दूसरी बार हुआ दिल्ली में। और जो थेट्टा में इसका कोरोनेशन हुआ था दोस्तों, वो हुआ था भाई 22 मार्च 1351 में। उसके बाद फिर से इसका कोरोनेशन होता है दिल्ली में, और वो होता है दोस्तों अगस्त 1351, अगस्त 1351 में। और देख लेते हैं भाई,
अब हमने भाई बात की थी कि हम इसकी क्या क्या डिस्कशन करेंगे, इसके बारे में, इसकी जो रिवेन्यू पॉलिसीज हैं, टैक्स सिस्टम है, इंडस्ट्रीज हैं, मिलिट्री कैंपेन्स हैं, इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा, सबसे पहले हम जिस बिंदु पे बात करने वाले हैं वो है भाई इसकी एग्रीकल्चर पॉलिसी जो थी, और रिवेन्यू एंड एग्रीकल्चर पॉलिसी के बारे में देख लेते हैं भाई। रिवेन्यू एंड एग्रीकल्चर पॉलिसी के बारे में देख लेते हैं। देखो भाई, मोहम्मद बिन तुगलक के जो फेल्ड मिलिट्री कैंपेन्स थे उसकी वजह से क्या हो गया था, जो राजस्व का स्तर था, जो भाई स्टेट के पास जो पैसा होता है वो बहुत ही कम हो गया था। तो इसने भाई क्या किया, उस खाली खजाने को भरने के लिए सिंपल सी बात है भाई, ट्रेड पे फोकस किया, एग्रीकल्चर पे फोकस किया। क्योंकि भाई जो मिलिट्री कैंपेन्स थे मोहम्मद बिन तुगलक की जो बेवकूफियां थी उसकी वजह से खजाना हो गया था खाली, और उसी खजाने को भरने के लिए इसने भाई फोकस किया किसके ऊपर, व्यापार के ऊपर और एग्रीकल्चर के ऊपर इसने फोकस किया। इसने भाई जो रूरल एरिया था ना उसके डेवलपमेंट पे काम किया था, उसके डेवलपमेंट पे काम किया था, क्योंकि खेती वहीं पे होती थी। और भाई अब जब ग्रामीण एरिया में जब काम होगा, ग्रामीण व्यवस्था जो है वो सुधर जाएगी, तो सिंपल सी बात है रिवेन्यू भी आएगा भाई। इसने क्या किया भाई, फार्मर्स के ऊपर जो लोन्स थे ना, फार्मर्स के जो लोन्स थे, ठीक है, उनको क्या कर दिया, माफ कर दिया, रिलीफ दे दिया फार्मर्स को। और ये क्यों कर दिया भाई, ये लोन इसलिए माफ किए कि भाई फार्मर्स हैं वो टेंशन फ्री होके क्या कर पाए, अपनी खेती पे ध्यान दे पाए, और एग्रीकल्चर अगर अच्छा होगा तो वो नए सिरे से क्या कर पाएंगे, अच्छे से टैक्स दे पाएंगे। दूसरा इसने क्या किया, जो भाई सर्वेंट्स थे, जो कर्मचारी थे, जो सरकारी कर्मचारी थे, जो स्टेट के सर्वेंट्स थे, उनकी सैलरी में भी इसने क्या कर दिया, इजाफा कर दिया, उनकी सैलरी में भी इसने बढ़ोतरी कर दी भाई। दूसरा क्या हुआ, इसने भाई एक ऐसी भेंट दी जाती थी, एक ऐसा गिफ्ट के रूप में कुछ अमाउंट दिया जाता था सूबेदारों को, फार्मर्स को देना पड़ता था, ठीक है, फार्मर्स को किसको देना पड़ता था, गवर्नर्स को देना पड़ता था, जो सूबेदार होते थे, ठीक है, हिंदी में लिख देता हूं ताकि आपको सही से समझ आ जाए। तो जो सूबेदारों को एक भेंट दी जाती थी, एक पर्टिकुलर अमाउंट दिया जाता था, तो इसने क्या किया कि भी फार्मर्स के ऊपर बोझ ना रहे, उस बोझ को कम करने के लिए इसने क्या कर दिया, ये एबोलिश कर दिया कि अब किसी भी फार्मर को क्या नहीं करना पड़ेगा भाई, कोई भी भेंट है वो किसी भी सूबेदार को क्या नहीं करनी पड़ेगी, नहीं देनी पड़ेगी। और इसका बेनिफिट क्या होता है भाई, सिंपल सी बात है, जब फार्मर्स के ऊपर जो चार्ज उनको देना पड़ रहा था वो नहीं देना पड़ेगा, तो क्या होगा, उनके ऊपर बोझ कम होगा, और बोझ कम होगा तो वो अपनी खेती पे ध्यान दे पाएंगे, और खेती पे ध्यान दे पाएंगे तो रिवेन्यू में अपना कंट्रीब्यूशन, रिवेन्यू में अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो फार्मर्स ज्यादा से ज्यादा दे पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं भाई, इसकी टैक्स सिस्टम के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। टैक्स सिस्टम के बारे में, कैसे कैसे टैक्स को लेके क्या क्या पॉलिसीज थी। अब देखो भाई क्या किया इसने, जो लगान व्यवस्था थी सबसे पहले इसने उसको ठीक किया भाई, क्योंकि जो टैक्स था, एग्रीकल्चर टैक्स था या जो टैक्स था भाई, इसने उसको क्या किया, इसने उसको ठीक किया। और उसको ठीक करने का रीजन क्या था, क्योंकि जो मेजर पार्ट था, जो खजाने में जो पैसा आता था उसका मेजर पार्ट था वो यही लगान था। इसने भाई क्या किया, जो लैंड टैक्स था ना, अब देखना ध्यान से, ठीक है, ये पहले था भाई 1/3, इसको कर दिया इसने 1/5। ध्यान से समझना इसको भाई, पहले 3 हिस्से अगर होते हैं पैदा, उसमें से एक हिस्सा देना पड़ता था, लेकिन अब इसने क्या कर दिया भाई, 20% कर दिया, 1/5 कर दिया। दूसरा इसने क्या किया भाई, इसने ब्राह्मण्स के ऊपर एक टैक्स लगाया, ब्राह्मण्स के ऊपर एक टैक्स लगाया, और उस टैक्स का क्या नाम था, जजिया। अब ध्यान आपको एक बात रखनी है कि ब्राह्मण्स के ऊपर, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ब्राह्मण्स के ऊपर जजिया टैक्स लगाने वाला फिरोज शाह तुगलक जो था वो फर्स्ट सुल्तान था। इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये की पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान क्या रखना है, ब्राह्मण्स के ऊपर जजिया टैक्स इंपोज करने वाला फर्स्ट सुल्तान कौन था, वो फिरोज शाह तुगलक था। 24 काइंड्स के ना कुछ टैक्स लगते थे भाई,
और उन टैक्स को कहा जाता था भाई अवबाब करके। अबवाब करके एक टैक्स होते थे। तो इसने क्या किया, इन सभी टैक्स को, ये जो अबवाब लगते थे, इनको क्या कर दिया भाई, इसने एबोलिश कर दिया, खत्म कर दिया। अब आप देखना कि ये अपनी जो टैक्स जो सिस्टम है उसको कैसे रिफॉर्म उसके अंदर कर रहा है। तो ये 24 प्रकार के जो एक्स्ट्रा के जो टैक्स लगते थे, उस अवबाब जिनको बोलते थे, अबवाब जिनको बोलते थे, उसको क्या करता है फिरोज शाह तुगलक, एबोलिश कर देता है भाई। लेकिन इसने 4 इंपॉर्टेंट टैक्स जो थे वो कंटिन्यू रखे। 4 इंपॉर्टेंट टैक्स वो कौन कौन से थे देखते हैं दोस्तों। पहला टैक्स था भाई खराज। खराज आपको पता है भाई एक भूमि कर था, इसको ये कंटिन्यू रखता है। पहला टैक्स जो था उसका नाम था खराज। अब बात करें दूसरे टैक्स की, जो दूसरा टैक्स था भाई वो था जजिया। जजिया भाई जो नॉन मुस्लिम से लिया जाता था, और भाई इसने तो क्या किया था, ब्राह्मणों के ऊपर भी ये जजिया टैक्स लगा दिया था। तीसरे टैक्स की बात की जाए तो तीसरा टैक्स जो था भाई वो था जकात। और जकात दोस्तों ये क्या होता है कि भाई ये मुस्लिम्स को ये रिलीजियस टैक्स देना पड़ता है, और ये पैसा जो लगाया जाता है, ये जो अमाउंट लगाया जाता है, ये भाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए या रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए लगाया जाता है। चौथा जो टैक्स था उसका नाम था खुम्स करके एक टैक्स था भाई। और ये जो खुम्स टैक्स था ये वोर से रिलेटेड होता था। ठीक है, वोर से रिलेटेड एक टैक्स था जिसका नाम था खुम्स टैक्स, इसको बोलते थे। नेक्स्ट देखते हैं भाई, कुछ और बातें कर लेते हैं, देख लेते हैं। इसने एक इरिगेशन टैक्स भी इंपोज किया, इरिगेशन टैक्स। और वो इरिगेशन जो टैक्स था उसको बोला जाता था दोस्तों हक ए शर्ब। हक ए शर्ब। और आपको मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा इसने क्या किया था भाई। इसने कैनाल्स थी भाई, नहरें बनवाई, कुएं खुदवाए, और वो इरिगेशन के लिए। तो इसने क्या कर दिया भाई, और ये जो टैक्स रेट होती थी दोस्तों ये थी 1/10, मतलब टोटल प्रोडक्शन का 1/10, मतलब एक हिस्सा 10 हिस्से में से 10% क्या है किसानों को देना पड़ेगा। हक ए शर्ब करके एक टैक्स लगाया, और ये टैक्स था भाई इरिगेशन का टैक्स भाई। इसने भाई क्या किया, सिंचाई साधनों के ऊपर खूब सारा काम किया, इरिगेशन के ऊपर इसने खूब सारा काम किया। और इसने भाई दिल्ली के आसपास का जो एरिया है, हरियाणा का एरिया जो खासकर है, इसने यहां पे 11 कैनाल्स बनवाई, 11 नहरें बनवाई। देखो भाई सिंपल सी बात है, जब पानी होगा भाई एग्रीकल्चर अच्छा होगा, एग्रीकल्चर अच्छा होगा तो टैक्स आएगा, और टैक्स आएगा तो जो खाली खजाना था मोहम्मद बिन तुगलक की वजह से, वो क्या होगा, वो भरना शुरू हो जाएगा। और इन 11 कैनाल्स की वजह से 160 स्क्वायर माइल्स एरिया जो था वो इरिगेटेड हो गया। ठीक है, देखो भाई 160 स्क्वायर मील का एरिया जो था वो इरिगेटेड हो गया। इसके अलावा भाई इसकी जो इंपॉर्टेंट जो नहरें थी, मतलब उन नहरों में जो इंपॉर्टेंट थी, तो वो उलूग खानी, दो आपको नहरों के बारे में ध्यान रखना है। फर्स्ट वन इज उलूग खानी एंड द सेकंड वन इज रजवाही। रजवाही भाई जो बच्चे हरियाणा या उसके आसपास के एरिया के हैं तो उनको भी पता होगा कि जो छोटी नहरें होती हैं उनको आज भी ग्रामीण एरियाज में रजवाहा करके बोला जाता है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके इंडस्ट्रीज के बारे में भी। इंडस्ट्रीज एंड गार्डन्स, ठीक है भाई, इसने ना क्या किया था भाई, कुछ बाग भी लगवाए थे, कुछ बगीचे भी लगवाए थे, गार्डन्स भी बनवाए थे। देखो भाई इसने क्या किया, आय में वृद्धि करने के लिए, इनकम में इनहांस करने के लिए इसने लगभग 1200 क्या लगवाए भाई, बगीचे लगवाए इसने, फलों के बाग लगवाए फिरोज शाह तुगलक ने। देखो भाई फल आएंगे तो सिंपल सी बात है, क्या होगा, प्रोडक्शन होगा फलों का, तो वो बिकेंगे और उससे क्या होगा भाई, रिवेन्यू मिलेगा, पैसा मिलेगा। और इन फलों के बागों की वजह से 1,80,000, 1,80,000 टका जो था वो पर एनम, वार्षिक क्या हुई भाई, इनकम हुई स्टेट की अलग से। दूसरा इसने क्या किया भाई, 36 रॉयल कारखाने या रॉयल फैक्ट्रीज बनवाई। इन रॉयल फैक्ट्रीज में क्या था, इनमें जो प्रोडक्शन होता था
वो प्रोडक्शन होता था भाई जो रॉयल फैमिली थी, ठीक है, जो शाही परिवार था, वो जो चीजें यूज करता था भाई, ठीक है, रॉयल फैमिली जो लेविश कमोडिटीज या लेविश आर्टिकल्स जो यूज करते थे, तो उनके प्रोडक्शन के लिए भी इसने क्या किया भाई, 36 जो थे वो शाही कारखाने, रॉयल फैक्ट्रीज इसने बनवाई। अब हम नेक्स्ट जो देखेंगे भाई वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसका जो नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे वो देखेंगे भाई इसके मिलिट्री कैंपेन्स के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे दोस्तों मिलिट्री कैंपेन्स के बारे में, जो इसके सैनिक अभियान थे। हम डिस्कस करेंगे इसके सैनिक अभियानों के बारे में। अभी देखते हैं भाई दोस्तों क्या क्या किया भाई। इसने एक सिंपल सा फंडा अपनाया, और वो सबसे क्या था कि भाई जिस एरिया पे अभी हमारा कब्जा है हम उस पे ही कब्जा रखेंगे अच्छे से। इसने एक चीज की कोशिश नहीं की कि भाई नया एरिया जो है, इसने कुछ कोशिशें की, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही इसने एक्सपेडिशन नहीं चलाए, दूसरे एरिया को जीतने का प्रयास नहीं किया, लेकिन फिर भी इसने एक सब्र की पॉलिसी जो होता है ना, इसने भाई पेशेंस रखा कि भाई जितना एरिया अपने पास है उतने ही एरिया पे हम क्या करेंगे भाई, अच्छे से रूल करेंगे। जो इंपॉर्टेंट था इसके टाइम पे वो था कि भाई डेक्कन एंड साउथ में ये कोई कब्जा करने का क्या नहीं करता है भाई, प्रयास नहीं करता है। देखेंगे भाई इसके टाइम पे क्या होता है, बंगाल जो था फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे बंगाल दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र हो गया था, बाहर फ्री हो गया था भाई बंगाल। ठीक है, क्या हो गया था, बंगाल फ्री हो गया था। हालांकि फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, दो बार ट्राई की, ठीक है, टू टाइम्स इसने क्या किया, ट्राई टू विन द बंगाल, बट हुआ क्या, ये उसमें सफल नहीं होता है, दोनों ही बार ये सक्सेस नहीं होता है। 1360 में भाई फिरोज शाह तुगलक क्या करता है, फिरोज 1360 में जाजनगर करके एक जगह है, जाजनगर, तो वहां पे ये अटैक कर देता है। और भाई ये वहां पे मंदिरों में खूब सारा मतलब इसने धन लूटा, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट मंदिर है, और उस मंदिर का नाम है जगन्नाथ मंदिर भाई, जगन्नाथ टेम्पल। अब आप समझ ही गए होंगे कि ये जो जाजनगर है ये किस एरिया में पड़ता है दोस्तों, जगन्नाथ जो मंदिर है वो आप सबको पता भी होगा। अब देखो इसने भाई जाजनगर के ऊपर इसने अटैक किया, जगन्नाथ मंदिर जो कि एक मेन हिंदुओं का मंदिर है, उसमें इसने खूब सारा पैसा लूटा। लेकिन इसने क्या किया भाई, इसने उड़ीसा को दिल्ली में मिलाने का प्रयास नहीं किया। देखो समझना है दोस्तों, मैं आपको क्या बता रहा था कि इसने किसी भी नए एरिया को शामिल करने की ट्राई नहीं की। इसने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, इसने भाई पैसा लूटा, वहां से धन इकट्ठा किया और वापस आ गया। इसने उड़ीसा को दिल्ली सल्तनत में मिलाने की कोई भी कोशिश नहीं की। 1365 में कांगड़ा एक जगह है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, 1365 में 1365 में ये क्या करता है भाई, कांगड़ा में एक सक्सेसफुल कैंपेन जाता है भाई, जीत जाता है, ये वहां पे अटैक करता है और जीत जाता है भाई। अब यहां से इंपॉर्टेंट क्या है कि यहां पे एक ज्वाला जी करके मंदिर है, ठीक है, ज्वाला जी या फिर ज्वालामुखी इसको बोल सकते हैं हम। ज्वालामुखी टेम्पल से इसको क्या मिला भाई, कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स मिली भाई, कुछ पांडुलिपियां मिली। और ये पांडुलिपियां कौन सी लैंग्वेज में थी दोस्तों, ये थी भाई संस्कृत में। तो ध्यान क्या रखना है भाई, 1360 में फिरोज जाता है जाजनगर में, जाजनगर है उड़ीसा में, जगन्नाथ टेम्पल में, और उस स्टेट में क्या करता है, खूब लूट खसोट करता है, पैसा लूटता है, लेकिन उड़ीसा को ट्राई नहीं करता है किसमें मिलाने की, अपने स्टेट में मिलाने की, दिल्ली सल्तनत में मिलाने की ट्राई नहीं करता है। 1365 में इसका एक मिलिट्री एक्सपीडिशन था, और वो मिलिट्री एक्सपीडिशन कहां पे था भाई, वो मिलिट्री एक्सपीडिशन था कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में। ज्वालामुखी टेम्पल में इसको भाई बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलती हैं, और वो मैन्युस्क्रिप्ट्स जो थी वो कौन सी लैंग्वेज में थी, ध्यान रखना है, संस्कृत लैंग्वेज की थी भाई। नेक्स्ट देखते हैं भाई इसका एक और लास्ट मिलिट्री कैंपेन जो था इसका भाई, लास्ट कैंपेन
वो जो लास्ट कैंपेन था दोस्तों, वो था हुआ भाई थेटा में। अब देखो ये थेटा में जो इसका लास्ट कैंपेन था, इसमें थोड़ा सा क्या है, कंट्रोवर्सी है। वो कंट्रोवर्सी है सिर्फ और सिर्फ टाइम को लेके। कुछ सोर्सेज कहते हैं कि जो लास्ट कैंपेन था वो था 1362 से लेके 64। और भाई कुछ हिस्टोरियंस या कुछ सोर्सेज में क्या है, उनके अकॉर्डिंग ये 1365 टू 67 था। तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कभी टाइम नहीं पूछा जाता है जहां पे कंट्रोवर्सी होती है। ये 2 साल तक भाई इस कैंपेन में इसको भाई कोई भी सफलता नहीं मिलती है, कोई भी सफलता नहीं मिलती है। 2 साल तक इसका कैंपेन था, लेकिन ये सफल नहीं होता है। तो इसको क्या नहीं होता भाई, कोई भी सफलता नहीं मिलती है। चले, अब भाई हमने देख लिया, अब इसके मिलिट्री कैंपेन्स को देख लिया। अब देखेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट काम, देखेंगे भाई कुछ और इंपॉर्टेंट काम है, इंपॉर्टेंट वर्क्स, मिसलेनियस कुछ काम है वो भी देख लेते हैं। और वो काम क्या क्या होते हैं भाई, जैसे भाई इसकी अपनी एक ऑटोबायोग्राफी थी, जो ध्यान रखने के पॉइंट्स हैं बच्चों, एक ऑटोबायोग्राफी थी। उस ऑटोबायोग्राफी का जो नाम था वो था भाई फुतुहात ए फिरोज शाही। फुतुहात ए फिरोज शाही। तो ध्यान रखना है दोस्तों, इसकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका क्या नाम है, फुतुहाते फिरोज शाही। एक भाई तकवी या तकावी करके टैक्स होता था, लोन होता था, ठीक है। तकावी ये एक लोन्स होते थे, तो ये क्या करता है भाई, उनको माफ कर देता है। और ये जो तकावी ऋण था ये किसानों के ऊपर लगता था, और इन ऋणों को ये क्या कर देता है भाई, तकावी जो ऋण था वो किसके ऊपर लगता था, फार्मर्स के ऊपर लगता था, ठीक है। ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट काम दोस्तों माना जा सकता है। और ये फार्मर्स पर लगने वाले तकावी या फिर तकवी ऋण को क्या कर देता है भाई, माफ कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों भाई, इसने कुछ डिपार्टमेंट्स एस्टेब्लिश करवाए। कुछ डिपार्टमेंट्स थे, वो डिपार्टमेंट देखते हैं भाई, एस्टेब्लिश्ड बाय फिरोज। अब देखो भाई, सबसे पहले एक डिपार्टमेंट की हम बात करते हैं, और वो था भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ठीक है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल की अगर हम बात करें, तो भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, उसका नाम रखा भाई इसने दार उल शफा। दार उल शफा, ठीक है दोस्तों। इसको ध्यान से देखना है भाई, एक डिपार्टमेंट इसने बनवाया भाई गरीबों के लिए दान देने के लिए, ठीक है, पुअर लोगों को दान देने के लिए। उस डिपार्टमेंट का इसने नाम रखा भाई दीवान ए खैरात। दीवान ए खैरात, आप सुनते हैं ना ये वर्ड बहुत यूज किया जाता है, खैरात में नहीं मिला, ठीक है, मुझे ये सम्मान खैरात में नहीं मिला, मुझे ये चीज जो मिली है ये खैरात में नहीं, मतलब भीख में नहीं मिली। पीडब्ल्यूडी जो पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट होता है भाई, लोक कल्याण विभाग होता है, तो जैसे जिसको आज हम पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट बोलते हैं, जो कि क्या करता है भाई, नए नए नगर बनवाता है या फिर भाई सड़कें बनवाता है, तो उसका इसने नाम रखा भाई लोक निर्माण विभाग। और एक काम इसने जो किया वो किया भाई अनएम्प्लॉयड के लिए, एक डिपार्टमेंट बनवाया, और उस डिपार्टमेंट का इसने नाम रखा भाई दफ्तर ए रोजगार। दफ्तर ए रोजगार, ये डिपार्टमेंट भी भाई इसने किसके लिए बनवाया, जो अनएम्प्लॉयड थे भाई, जो बेरोजगार लोग थे उनके लिए भाई। फिरोज शाह तुगलक ने एक भाई ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट की भी स्थापना करवाई, अनुवाद विभाग की भाई। अब देखो ये ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट को बनवाने का जो मोटो था वो क्या था, कि जो भाई हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटी के लोग हैं, वो एक दूसरे के थॉट्स को, एक दूसरे के विचारों को क्या कर पाए भाई, समझ पाए। इसके अलावा भी देख लेते हैं दोस्तों, इसने एक स्लेव्स के लिए भी एक डिपार्टमेंट बनवाया, गुलामों के लिए भी। और उस डिपार्टमेंट का इसने नाम रखा भाई दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान करके भाई इसने क्या करवाया, एक डिपार्टमेंट बनवाया। और वो डिपार्टमेंट जो था, वो डिपार्टमेंट बनवाया था भाई इसने स्लेव्स के लिए।
अब इसने भाई कुछ सिटीज की भी एस्टैब्लिशमेंट की, कुछ सिटीज की भी को भी इसने क्या किया, बसाया। और वो सिटीज कौन कौन सी हैं उनके बारे में एक बार हम देख लेते हैं भाई। वो है भाई फतेहाबाद। ये जो फतेहाबाद है दोस्तों, ये है हरियाणा में। इसके अलावा भाई इसने हिसार में ही एक शहर और है भाई, फतेहाबाद के आसपास ही पड़ता है। ये जो है हरियाणा में। बात करें कुछ यूपी के शहर, तो भाई जो उत्तर प्रदेश में है आजकल, जैसे फिरोजपुर। फिरोजपुर के अलावा बात करें तो भाई जौनपुर। ये मैंने ऊपर नीचे इसलिए लिखे हैं भाई, ये हरियाणा में है, ये दो जो सिटी हैं ये यूपी में। इसके अलावा भाई इसने रेनोवेशन करवाया कुतुब मीनार का। ठीक है, मरम्मत करवाई, ठीक ठाक सा करवाया। और वो किसको किया भाई इसने, कुतुब मीनार को। और इसके स्टेप्स देख लेते हैं भाई। इसने भाई कॉइन्स भी कुछ बनवाए। ठीक है, इसने जो कॉइन्स इशू किए, उन कॉइन्स के बारे में अगर हम देखें तो वो जो कॉइन्स थे भाई, वो तांबे के और चांदी के मिश्रित थे, जिनको भाई अधा एवं बिख कहा जाता है। अधा एवं एंड बिख, ये जो कॉइन्स थे जो इशू किए थे भाई फिरोज शाह तुगलक ने। इसने भी एक लिबरल पॉलिसी अपनाई थी सोल्जर्स को लेके। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, लिबरल पॉलिसी किसको लेके, सोल्जर्स को लेके। अब ये जो लिबरल पॉलिसी थी दोस्तों, ये क्या थी, एक टैक्स होता था खुमस करके। ठीक है, ये जो खुमस टैक्स था, ये वॉर रिलेटेड एक टैक्स लगता था लोगों के ऊपर। तो इसने क्या किया कि भाई जो ये खुमस होगा ना, इसके मान के चलो 100 रुपीज इसमें हुए। ठीक है, तो 80% तो मिलेगा ये सोल्जर्स को, और 20% जो जाएगा वो जाएगा स्टेट के पास, स्टेट के खजाने में जाएगा। तो खुमस को लेके इसकी क्या पॉलिसी थी भाई, कि खुमस को लेके इसकी पॉलिसी ये थी कि भाई इसने क्या किया, 80% जो टैक्स है वो जाएगा सोल्जर्स के बीच बट जाएगा, और 20% टैक्स जो है वो चला जाएगा स्टेट को। अब हम देखते हैं दोस्तों इसके सक्सेसर्स के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा भाई। इसके उत्तराधिकारियों के बारे में हम देख लेते हैं। 1388 में 1388 में भाई फिरोज की हो जाती है डेथ। फिरोज की हो जाती है दोस्तों डेथ। और इसकी डेथ के बाद भाई तुगलक शाह सेकंड आता है, अबू बकर आता है, मोहम्मद शाह और नसीरुद्दीन महमूद शाह। तुगलक शाह सेकंड। इसके सक्सेसर्स को देख लेते हैं भाई, अबू बकर, मोहम्मद शाह। और ये जो भी जितने भी सक्सेसर्स थे भाई, ये बहुत ही वीक सक्सेसर्स थे। इन्होंने कोई खास भाई कद्दू में तीर नहीं मारा। और भाई नसीरुद्दीन महमूद शाह, तो भाई जिन लोगों ने कोई स्टेट एक्सपेंशन नहीं किया, कोई खास पॉलिसीज नहीं चलाई लिटरेचर को या फिर आर्किटेक्चर के फील्ड में काम नहीं किया, तो भाई उनको भी हिस्टोरियंस क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, जैसे वो आजकल आपके मैसेजेस को इग्नोर कर देती है। चले, तो भाई नसीरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में ही क्या होता है, ये जो नसीरुद्दीन महमूद शाह था, इसके शासनकाल में 1398 और 99 में तैमूर लंग कर देता है भाई दिल्ली पे अटैक। तैमूर लंग क्या कर देता है भाई, अटैक कर देता है दिल्ली पे। ठीक है, और ये जो तैमूर लंग था, ये भाई तैमूर लंग जब अटैक करता है तो नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह भाग जाता है भाई दिल्ली से। ये महमूद शाह भाग जाता है और ये आता है 1405 में फिर वापस। और ये कब वापस आता है, जब तैमूर लंग की डेथ हो जाती है, तो ही ये अपने स्टेट में दिल्ली में दोस्तों वापस आता है भाई। चले एक दो पॉइंट और देख लेते हैं इनसे इंपॉर्टेंट। इस नसीरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में ही दिल्ली सल्तनत से कुछ स्टेट हैं वो बिल्कुल ही फ्री हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। वो स्टेट कौन कौन से थे दोस्तों, वो थे भाई जैसे जौनपुर। क्यों, क्योंकि भाई ये कैपेबल है ही नहीं, इनके बस में है ही नहीं कि भाई ये कंट्रोल में रख पाए। गुजरात फ्री हो जाता है भाई। ठीक है, और भाई
मालवा जो था, मालवा भी भाई क्या हो जाता है, एक फ्री स्टेट डिक्लेयर कर लेता है खुद को, वो दिल्ली सल्तनत के से अलग हो जाता है, खुद में वो लिबर्टी अडॉप्ट कर लेते हैं भाई। अब हम देखेंगे भाई फिरोज शाह तुगलक का जो एवोल्यूशन है, एक बार उसके बारे में, उसके मूल्यांकन के बारे में भी हम देख लेते हैं भाई, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एवोल्यूशन ऑफ फिरोज। देखो भाई, हमने देखा कि फिरोज ने कुछ काम जो बहुत ही अच्छे किए। कौन से काम? जैसे इरिगेशन के ऊपर उसने काम किया भाई, नए नए शहर बसाए। जो भाई खुम्स करके एक वॉर रिलेटेड टैक्स था, उसमें भाई 80% जो हिस्सा है वो सैनिकों को दे दिया, 20% वो स्टेट में जाएगा। 1200 से ज्यादा उसने फलों के बगीचे लगवाए ताकि भाई रिवेन्यू बढ़े, और उससे 1,80,000 टका जो पर एनम वार्षिक आय थी वो स्टेट की बढ़ी। तो भाई अब हम देख लेते हैं भाई, एक तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों इसके बारे में, वो एल एल फिंस्टन करके एक स्कॉलर हुए भाई। एल फिंस्टन ने इसको कहा है भाई सल्तनत काल का अकबर, अकबर ऑफ, ध्यान देना है इस बात पे, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है भाई। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का, ठीक है, अकबर ऑफ सल्तनत लिख दिया है मैंने, तो दिल्ली सल्तनत का अकबर किसको कहा जाता है? फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। और ये किसने कहा है भाई? एल फिंस्टन करके एक स्कॉलर हुए हैं, हिस्टोरियन हुए हैं, उन्होंने इसको कहा है भाई अकबर ऑफ सल्तनत या दिल्ली सल्तनत। इसको ध्यान रख लेना है दोस्तों। देखते हैं भाई, अब हमें और जो चीजें देखनी है, इसको कहा गया है भाई पहली बार, जो उस टाइम के इतिहासकार थे, हिस्टोरियंस थे, वो इसको मिडेवल इंडिया का कल्याणकारी निरंकुश शासक कहते हैं भाई। ऑटोक्रेटिक वर्ड यूज किया जाता है निरंकुश के लिए, कल्याणकारी निरंकुश शासक, जिसके ऊपर कोई भी अंकुश नहीं होता। कल्याणकारी निरंकुश शासक का है इसको मध्य भारत का। दूसरा भाई, इसके एवोल्यूशन में हम देखते हैं कि इसके जो रिफॉर्म्स थे भाई, जो टैक्स रिफॉर्म्स थे, टैक्स एंड जो रिवेन्यू रिफॉर्म्स थे, उसकी वजह से क्या हुआ? उसकी वजह से स्टेट की इनकम थी वो बढ़ गई थी भाई। दूसरा क्या था भाई, इसने क्या किया था भाई, अपीजमेंट की जो पॉलिसी थी इसकी, जो भाई मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिसी थी वो बहुत ही ज्यादा थी, और जिसकी वजह से भी क्या हुआ भाई, साम्राज्य का पतन हुआ, डिक्लाइन हुआ साम्राज्य का। अब हम देखेंगे भाई डिक्लाइन के कुछ रीजंस देख लेते हैं। डिक्लाइन ऑफ तुगलक डायनेस्टी। तो भाई मेन रीजन क्या है, फिरोज शाह तुगलक के बाद जो जो भी उसके सक्सेसर्स आते हैं, जिसमें तुगलक शाह सेकंड, अबू बकर, मोहम्मद शाह और नसीरुद्दीन महमूद शाह जैसे जो शासक आते हैं, वो क्या थे भाई, वो कैपेबल नहीं थे, जिस वजह से क्या होता है भाई, दिल्ली सल्तनत का डिक्लाइन, सॉरी तुगलक डायनेस्टी का डिक्लाइन हो जाता है। और दोस्तों 1206 से लेके 1526 तक जो 5 डायनेस्टी रहती हैं, उसमें से सबसे ज्यादा जो टाइम पीरियड तक रूल करने वाली डायनेस्टी थी, वो 1320 से लेके 1414 तक 94 ईयर्स तक रूल करने वाली तुगलक डायनेस्टी थी। ठीक है, कई बार होता क्या है कि आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग, या फिर वो आपसे पूछ लेगा कि सबसे ज्यादा रूल करने वाली डायनेस्टी से लेके सबसे कम डायनेस्टी वाले जो नाम दे देगा, वो 4 या 5 नाम आपको दे देगा कि इनको सीक्वेंस में सजाओ। तो वो आपको ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा टाइम तक रूल करने वाली जो डायनेस्टी थी वो तुगलक डायनेस्टी थी भाई। अब देखें भाई, इसके डिक्लाइन के रीजन क्या क्या थे। एक तो भाई जो मोहम्मद बिन तुगलक था, वाइसफुल जो सुल्तान था, मोहम्मद बिन तुगलक की एम्बिशंस जो थी भाई, इसका जो एम्बिशियस बिहेवियर था, ठीक है, ये क्या था भाई, एम्बिशियस तो होना चाहिए इंसान को, लेकिन ये क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक था भाई ओवर एम्बिशियस। ठीक है, ना ही इसको कुछ स्ट्रेटजी पता थी, ना ही कुछ इसके पास कोई अच्छी सी योजना होती थी, और ये ऐसे ही चल देता था भाई। इसको ये नहीं पता था कि भाई तू खुरासान जा रहा है, कराची जा रहा है, वहां के वेदर कंडीशन क्या है, ठीक है, तेरा कोई सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, तो ये भाग लेता था। इस वजह से क्या हुआ,
जो दिल्ली सल्तनत की फाउंडेशन थी वो क्या हो जाती है भाई, वीक हो जाती है। दूसरा क्या हुआ भाई, फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे, फिर ये हम देखें कि भाई जो इसके सक्सेसर्स के टाइम पे क्या होता है, जो अमीर्स होते थे, ठीक है, इनका भी इंटरफेयर बहुत ज्यादा होने लगा था भाई। क्या हो गया था भाई, बहुत ज्यादा इंटरफेयर होने लगा था। तो इससे क्या होता है, जब इनका इंटरफेयर होगा तो स्टेट का डिक्लाइन क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा, स्टेट का डिक्लाइन स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जब एक प्रॉपर जो वे होता है रूल करने का, उस वे के अकॉर्डिंग रूल नहीं होता है, तो कोई ना कोई जो दिक्कत है वो आनी शुरू हो जाती है। फिर भाई सबसे बात जो थी, लेविश लाइफ जीते थे भाई, कौन, सक्सेसर्स। लेविश लाइफ जीना है, कैपेबिलिटी है नहीं, कैपेबिलिटी है नहीं, लेविश लाइफ जीनी है, तो फिर क्या होगा भाई, सिंपल सी बात है कि भाई स्टेट का डिक्लाइन ही होगा। और ये जो इतने भी सक्सेसर्स आए थे वो ऐसा ही कर रहे थे, उनको भी राजपाट ठाट सारे चाहिए थे, लेकिन ना वो कैपेबल थे, ना वो युद्ध करते थे, ना भाई वो कोई अगर हमला हुआ है, कोई अटैक हुआ है तो उसका सामना कर सकते थे। और ये हमने देखा भी था कि भाई 1398 में 1398-99 में जब नसीरुद्दीन महमूद शाह बैठा था तुगलक डायनेस्टी में, तो वो क्या कर रहा था भाई, तैमूर लंग के आने के बाद भाग गया था और 6-7 साल के बाद वापस 1405 में आता है। चले एक दो पॉइंट और देख लेते हैं भाई। दूसरा है भाई, ग्रुपिज्म बढ़ गया था बहुत ज्यादा, ठीक है, जब इसके सक्सेसर्स थे फिरोज के, तो कोर्ट में क्या हो गया था, ग्रुपिज्म बढ़ गया था, और ग्रुपिज्म बढ़ने की वजह से भी सत्ता जो थी, सल्तनत की सत्ता जो थी वो कमजोर हो गई। और इसी वीकनेस का फायदा उठाते हुए, इसी वीकनेस का फायदा उठाते हुए तैमूर क्या करता है भाई, भारत पे अटैक कर देता है, दिल्ली पे अटैक कर देता है। और भाई शासक क्या करता है, शासक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस अटैक का सामना करे, लड़े, लेकिन शासक क्या करता है भाई, वहां से भाग जाता है और वापस कब आता है, जब तैमूर की डेथ हो जाती है। तो भाई इस प्रकार से डिक्लाइन हो गया किसका, तुगलक डायनेस्टी का। इस प्रकार तुगलक डायनेस्टी का क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया। तो आई होप दोस्तों आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। और भाई आप सब लोग भाई जीके आइलैंड जो हमारा चैनल है, जो हमारा भाई इंस्टा अकाउंट है, उसको भी फॉलो कर लो। और टेलीग्राम अकाउंट पे दोस्तों आपको डेली का करंट अफेयर्स मिलता है। जो टेलीग्राम चैनल है हमारा जीके आइलैंड, तो आप भाई डेली करंट अफेयर्स के लिए भाई टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। आपको यहां पे भाई डेली करंट अफेयर्स के अलावा वीकली करंट अफेयर्स और उसके अलावा भाई मंथली करंट अफेयर्स भी मिलेगा। सेपरेट पीडीएफ मिलेंगी दोस्तों आपको भाई डेली करंट अफेयर्स में, क्विज भी आपको मिलती है, ठीक है, और वन लाइनर भी मिलेगा। तो आपको करना क्या है, टेलीग्राम पे जाना है, और जीके आइलैंड जो चैनल है ये लिंक भी दिया गया है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। तो जीके आइलैंड टेलीग्राम चैनल को और इंस्टा अकाउंट को फॉलो कर लेना है, वहां से आप डेली की जो फाइल्स हैं, पीडीएफ फाइल्स हैं, वो आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों ये था भाई फिरोज शाह तुगलक, और इसके साथ ही हम एंड करते हैं तुगलक डायनेस्टी को। नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर करेंगे सैयद और लोधी डायनेस्टी को। तो मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।